हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम कर रहे हैं अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर की बात, अकाउंटिंग फॉर एनपीओस। अभी सब सामने देखेंगे बेटा, सब सामने देख रहे हैं, लिखने का मौका दूंगा आपको। लो जी बाबू, चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर एनपीओस। बेटा एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लो जी, अब मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो। कंसेप्ट नंबर 53, कंसेप्ट नंबर 53। या लिखना चाहो तो लिख लो बेटा। लो तो प्यारे बच्चों फटाफट से नोट डाउन करना। बेटा सामने देखना क्या लिखा है हमने लिखा है बेटा, एनपीओ इज सेटअप फॉर द चैरिटेबल, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल और प्रोफेशनल पर्पस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ इज टू सर्व द सोसाइटी एट मैक्सिमम बट नॉट टू अर्न प्रॉफिट। बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है अलग अलग पर्पस से, ठीक है ना बेटा। हो सकता है कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉस्पिटल है, जिसका पर्पस ही चैरिटेबल है बेटा, जिसका पर्पस है सोसाइटी को सर्व करना बेटा, प्रॉफिट नहीं कमाना। आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल की बात सुनी होगी। एम्स सुना है? कितने रुपए में ट्रीटमेंट है ये पता है? 10 रुपए में। पीजीआई सुना है? 10 रुपए की पर्ची है ओपीडी की। बराड़ा सुना है? एमएमयू 10 रुपए की पर्ची। कौन डॉक्टर देख रहा है? एमबीबीएस एमडी डॉक्टर देख रहा है आपको। कई केसेस में एमबीबीएस एमडी डीएम डॉक्टर देख रहा है आपको। हाईएस्ट डिग्री डॉक्टर की फील्ड में डीएम डॉक्टर देख रहा है 10 रुपए की पर्ची में। आपको क्या लगता है प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं वो बेटा? एम्स प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है बेटा? नहीं। तो बाबू बहुत बार क्या होता है, आप एक हॉस्पिटल हो सकते हो, चलो हॉस्पिटल नहीं है तो आप रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हो, मंदिर हो सकते हो। मंदिर का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं, सोसाइटी को सर्व करना मैक्सिमम लेवल पर जाकर, ठीक है ना बेटा। हो सकता है आप किसी कल्चरल पर्पस के लिए बने हो, होता है ना बेटा, किसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। मेरे सामने एक ही एग्जाम्पल है, मैं उसी की बात कर लेता हूं। संभाल परिवार, वो बेटा पंजाबियों के लिए काम करते हैं बेटा, ठीक है ना। कल्चरल किसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी बन सकते हो आप, ठीक है ना बेटा। तो बाबू बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है बेटा कोई अनाथ आश्रम हो, वहां पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जनरली चल रही होती है सिर्फ डोनेशंस पर। कोई सरकारी संस्था उन्हें डोनेशन दे जाती है, कोई प्राइवेट संस्था डोनेशन दे जाती है, कोई इंडिविजुअल डोनेशन दे जाता है। जनरली ऐसे चल रही होती है, ऐसे ऑपरेट कर रही होती है बेटा, ठीक है ना बाबू। इतनी बात ओके, बात समझ में आई। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है सोसाइटी की सेवा करना, पैसा नहीं कमाना, प्रॉफिट नहीं कमाना, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी प्रॉफिट आ जाए
सर आ नहीं सकता, बहुत सारी डोनेशन आ गई, बहुत सारी डोनेशन आ गई, आप खर्च ही नहीं कर पा रहे उतनी, आपका पर्पस सीधा प्रॉफिट कमाना, लेकिन फिर भी प्रॉफिट आ गया तो सर देखो, फिर भी आपको एक बात बता देता हूं, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का नाम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं सरप्लस है जी, ये प्रॉफिट नहीं है आपका। बात वही है बेटा, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं बोलते कि आपका प्रॉफिट है, हमेशा बोलते हैं जी आपका सरप्लस है, और अगर लॉस आ जाए तो लॉस भी नहीं बोलते, बोलते डेफिसिट है जी आपका, ठीक है ना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन याद करा देता हूं, जिन्होंने 11th क्लास पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी भूल जाओ बेटा, ठीक है ना बाबू। शिवांशु बहुत हंसा, हाँ जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती बेटा, क्योंकि बेटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं बोल रहा हूं पर्पस ही प्रॉफिट कमाना नहीं है। जहां पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है बेटा, वहां हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बेटा, समझ आई बात। तो बेटा यहां अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, मैं बोल रहा हूं पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है बेटा, आप मैंने ये भी बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या बेटा, 2 अकाउंट बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। लो जी मैं लिखता हूं बेटा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं पहले, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। लिखा आपने, लो बेटा अब लिखना छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, अब लिखना छोड़ दो बेटा। बाबू चैप्टर का बेस बनाना शुरू कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल बेस, जितना थ्योरी करानी थी खत्म करा दी बेटा मैंने, बस इससे ज्यादा थ्योरी मुझे कुछ नहीं लिखवानी अभी इस चैप्टर में, ठीक है जी। अब प्रैक्टिकल बेस बनेगा, अगर कोई भी बात मैं करूंगा बेटा वो प्रैक्टिकल एंगल जरूर दूंगा उसको। लो प्यारे बच्चों सब सामने देख रहे हो बेटा, कंसेप्ट नंबर 54 है, आप नहीं लिख रहे बेटा, फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने अभी आपको एक बात बोली बेटा कि एनपीओ में हम 2 अकाउंट बनाने वाले हैं और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कभी अकाउंट नहीं होता, बस ये बात ध्यान रख लेना, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है जी। 2 अकाउंट बनाने वाले हैं, पहले अकाउंट का नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरे अकाउंट का नाम है बेटा, अकाउंट नहीं है बेसिकली वो, इट इज अ स्टेटमेंट, उसको हम बोल रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है जी बेटा। तो कैसा फॉर्मेट है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा सुन लो, कभी भी आपको कहीं ना कोई अकाउंट बनाना है तो दिखने में कोई भी अकाउंट एक बड़े टी की तरह होता है बेटा, कोई भी अकाउंट की बात करो बेटा दिखने में ये एक बड़े टी की तरह होता है, इसे हम प्यार से टी शेप अकाउंट बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। क्लास 11th में जिसने पढ़ा है बेटा उसको पता होगा, ठीक है ना, इसे हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। टी शेप अकाउंट की बेटा 2 साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट साइड होती है बेटा, ठीक है ना, एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट साइड होती है, ठीक है बाबू, ये पता है वैसे, चलो खैर नहीं भी पता तो आज जान लो बेटा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखने में एक अकाउंट की तरह एक बड़ा टी है बेटा, इसकी 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, एक राइट हैंड साइड जिसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। बाबू ज्यादा नहीं, इसमें गिनती के 2 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में और 2 ही कॉलम राइट हैंड साइड में है। लो प्यारे बच्चों, पहला कॉलम है रिसीट, सेकेंड वन इज अमाउंट, और बेटा ऐसे ही राइट हैंड साइड 2 कॉलम है पेमेंट्स एंड अमाउंट। बेटा दिखने में फॉर्मेट इसका ऐसा है, 4 कॉलम है टोटल, रिसीट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। अब सुनना बेटा, मैं आपको बता देता हूं बेटा कि ये मेरे लिए ना मोर और लेस एक कैश अकाउंट है। आपने कभी 11th क्लास में कैश अकाउंट बनाया हो, कैश अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करा हो, ये कैश अकाउंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सुन लो बाबू,
या आप बोल लो कैश अकाउंट है या आप बोल लो बैंक अकाउंट है, मेरे लिए बस ये, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है बाबू। जब हम कैश अकाउंट बनाना शुरू करते हैं या बैंक अकाउंट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ठीक है ना। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का तो फिर भी बैलेंस क्रेडिट हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है। कैश एक एसेट है और जनरली हर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। बैंक का बैलेंस हो सकता है क्रेडिट हो। क्यों बोल रहा हूं क्रेडिट हो सकता है बेटा? हो सकता है मेरे बैंक में पैसे ना पड़े हो, बल्कि मैंने बैंक ओवरड्राफ्टिंग की हो। मेरे बैंक में पैसे तो थे 10,000, मैंने 15,000 का चेक लगा दिया बेटा, बैंक में 10,000 जो थे वो तो चले ही गए, बल्कि 5,000 का मेरे ऊपर लोन खड़ा हो गया। तो बेटा देखो, लेकिन कैश में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैश का हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। और बेटा ये है मेरी डेबिट साइड, यानी कि बेटा क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, रिसीट एंड पेमेंट की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर रखा होगा, ऐसे लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का ओपनिंग बैलेंस और बेटा बैंक का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। और ऐसे ही क्वेश्चन का अंत कर रखा होगा बेटा बाबू, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैश का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे हो रखी होगी और क्वेश्चन का अंत भी ऐसे ही हो रखा होगा। और क्या दिया होगा बेटा, सुन लो, यहां सारी रिसीट और यहां सारी पेमेंट। रिसीट किसी भी तरीके से हो सकती है, डोनेशन आई, चाहे बैंक से इंटरेस्ट आया, चाहे कोई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला, चाहे कोई और दान दे गया, जो मर्जी जैसी मर्जी रिसीट हो, सब यहीं आएगी बेटा। आपको बता देता हूं, इस अकाउंट का जो नेचर है बेटा, ये कैश बेसिस पर बनता है अकाउंट। कैश बेसिस मतलब बड़े काम की बात सुनना बेटा, कोई उधारी की ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ये अकाउंट बनता है कैश बेसिस पर। कैश आया होगा तो रिसीट साइड रिकॉर्ड किया होगा, कैश गया होगा तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड किया होगा। उधार की ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में आ नहीं सकती। मैंने क्या बोला, इट इज मोर और लेस अ कैश अकाउंट और अ बैंक अकाउंट। मैंने बोला, अगर मैं बोलूं बेटा परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज फ्रॉम मोहन, अगर नाम दिया बेटा इसका मतलब उधार खरीदा है ना, तो क्या बेटा ये यहां पर आने वाला है? कभी नहीं आ सकता बेटा, कभी भी नहीं आ सकता। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट का नेचर कैसा है बेटा, यहां कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलती है, उधारी नहीं चलती बिल्कुल भी, पहली बात। दूसरी बड़े काम की बात बेटा बाबू, देखो बहुत आराम से इस बात को सुनना। अगर मैं रिसीट की कैटेगरी देखूं ना, तो रिसीट दो तरीके की होती है। ऐसे ही बेटा अगर मैं पेमेंट की कैटेगरी देखूं ना, पेमेंट भी दो कैटेगरी की होती है। एक हो सकता है बेटा पेमेंट का नेचर और रेवेन्यू नेचर, और एक हो सकता है बेटा पेमेंट का नेचर और कैपिटल नेचर। ऐसे ही बेटा रिसीट का भी दो ही नेचर हो सकते हैं, एक रेवेन्यू नेचर और एक कैपिटल नेचर। बाबू ये पता है किसी को कि रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है? यानी कि बेटा देखो, मेरे खर्चे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही मेरी रिसीट दो तरीके की हो सकती है, रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट। क्या डिफरेंस होता है बेटा? बाबू देखो, रेवेन्यू मतलब डे टू डे खर्चे, डे टू डे इनकम। अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करूं तो डे टू डे इनकम, जो इनकम बार बार होएगी बेटा, उसे मैं बोलता हूं रेवेन्यू या रैकरिंग इनकम। देखो नाम क्या है, रेवेन्यू या रैकरिंग। रैकरिंग मतलब रीअकरिंग, ये इनकम बार बार होगी बेटा, इसे बोल रहे हैं रेवेन्यू। या बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या रैकरिंग एक्सपेंडिचर। रैकरिंग मतलब रीअकरिंग, ये बार बार होंगे बेटा। जैसे कि सैलरी इस महीने भी दी एम्प्लॉय को, अगले महीने भी देंगे, उससे अगले महीने भी देंगे, उससे अगले महीने भी देंगे, उससे अगले पूरे 12 महीने देते रहेंगे, बार बार दे रहे हैं ना, रेवेन्यू नेचर है बेटा। रिफ्रेशमेंट के खर्चे, सर रोज आता है भाई साहब हॉस्पिटल में कोई ना कोई गेस्ट, रोज चाय पिलाते हैं, रोज पानी पिलाते हैं, रोज कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। रिफ्रेशमेंट के खर्चे रोज के हैं, रीअकरिंग खर्चे हैं बेटा। ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू या रैकरिंग खर्चे।
और बता देता हूं बेटा, ऐसे खर्चे 1 साल में ही बेनिफिट देते हैं और 1 साल में ही खत्म हो जाते हैं। 1 साल के लिए ही बेनिफिट देते हैं और 1 साल में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे रेवेन्यू रिसीट की बात है, ये इसी 1 साल के लिए है बेटा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है जी। एंड व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स, ये क्या होती हैं बेटा? बाबू वो खर्चे जो आपको 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देते हैं बेटा, वो बेटा होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, आपने मशीनरी परचेज करी, पहले ये देखो, मेरी तरफ देखो, मशीनरी परचेज करी, पैसा आया या गया? पैसा गया, पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दो। ये मत देखना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कि ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। पैसा आया तो रिसीट, पैसा गया तो पेमेंट साइड बेटा। लेकिन ये पता जरूर होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है, कैपिटल पेमेंट क्या चीज होती है, जो बेटा 1 साल के लिए बेनिफिट नहीं देती, जो लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देंगी बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मशीन का, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं बिल्डिंग का बेटा, या किसी और स्टॉक का एग्जाम्पल दे सकता हूं, किसी और एसेट का एग्जाम्पल दे सकता हूं। समझ आई बात? ठीक है ना बाबू। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, सॉरी कैपिटल रिसीट क्या होती है इसके कंपैरिजन में बेटा? मेरी वो इनकम जो मुझे 1 साल में वापस नहीं करनी या 1 साल के लिए नहीं है मेरे पास, जैसे कि बैंक लोन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, एनपीओ ने लोन ले लिया बेटा बैंक से, आ गया पैसे, मेरे को तो पैसा आते हुए देखना है, पैसा आया, रिसीट साइड दिखा दिया, दिखा तो दिया बेटा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये 1 साल में उतारना है क्या कर्जा आपको? नहीं, मेरे को लोन मिला है 10 साल के लिए, 10 साल में उतारूंगा, आज तो नहीं उतारना ना भाई आपको, नहीं आज नहीं उतारना बेटा। तो बाबू ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है, एक ओवरव्यू थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। वैसे ऐसी बातें कभी ना कभी अगर आपने पढ़ा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है ना। सारे खर्चे को बेटा देख लो तो कैटेगराइज करोगे, 2 ही पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप इनकम की बात करो तो इनकम भी 2 ही तरीके की है, मेरी रिसीट 2 तरीके की है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। ठीक है जी बाबू। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पर बनता है? ऑलवेज ऑन द कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या है बेटा? कोई उधारी की ट्रांजैक्शन होने नहीं वाली है, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मत कर देना गलती से भी। ठीक है ना। कैश आया रिसीट साइड, कैश गया पेमेंट साइड, और मुझे ये भी नहीं देखना कि ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर। इतनी बात क्लियर? अभी बेटा नोट डाउन कुछ नहीं करेंगे, वैसे तो मेरे को थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। एक काम करता हूं बेटा, इसको थोड़ा साइड करता हूं बेटा, और एक और कंसेप्ट भी लिखूंगा। लो प्यारे बच्चों, अभी आप सब मेरी तरफ ही देख रहे हो बेटा। लो एक बार और बनाते हैं इसको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को। सामने देखना, रिसीट एंड पेमेंट दिखने में टी शेप अकाउंट ही है, एक बहुत बड़ा टी। बाबू लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। 2 कॉलम है बेटा दोनों साइड में। फर्स्ट कॉलम का नाम है रिसीट, देन पेमेंट और फिर अमाउंट। बेटा स्टार्ट होता है ये कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस के साथ। मैंने बोला ये इट इज मोर और लेस अ कैश अकाउंट और अ बैंक अकाउंट। ठीक है ना बेटा। और मैंने हमेशा बोला है बेटा कैश का बैलेंस तो डेबिट ही होगा, और डेबिट होगा तो मैं डेबिट साइड ही लिख रहा हूं। कैश का बैलेंस तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता बेटा। ठीक है ना जी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक, अगर बैंक का भी डेबिट हो। अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो तो बेटा यहां लिखा होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक। ठीक है जी। और जब बेटा ये अकाउंट क्लोज होगा तो बेटा क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे होंगे। अगर क्लोजिंग बैलेंसेस डेबिट होंगे तो यहां लिखे होंगे बाय बैलेंस सीडी में। और कैश तो हो ही नहीं सकता बेटा कि डेबिट ना हो, तो कैश तो हमेशा ही यहां नजर आएगा बेटा। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो बेटा इसका ओपनिंग बैलेंस यहां नजर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां नजर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन बैंक। ठीक है जी। और मैंने बताया बेटा ये जो अकाउंट बनता है ये कैश बेसिस पर बनता है। कैश आएगा रिसीट साइड, कैश जाएगा पेमेंट साइड, रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। ये भूल जाना कि वो रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है, मेरा इस बात से कभी कोई लेना देना होगा ही नहीं। ठीक है जी। बढ़े आगे, चलो जी बेटा
अभी हम लिख रहे हैं, यहीं लिख देता हूं छोटा छोटा, कंसेप्ट नंबर 55, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगेन बेटा जब मैं लिखता हूं ना वर्ड अकाउंट, तो बेटा दिखने में ये भी टी शेप ही अकाउंट है, कुछ नई चीज नहीं है बेटा, यानी कि दिखने में ये भी एक टी शेप अकाउंट ही है बेटा। और अगेन टी शेप में मेरे पास दो साइड है बेटा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बेटा इसके भी 4 ही गिनती के कॉलम है बेटा। पहला कॉलम है यहां पर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। बेटा अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आदत मत बना लेना कि पहले इनकम लिखा, चलो जी इनकम, जरूर बेटा नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं सारे खर्चे डेबिट होते हैं। जिसको कुछ नहीं पता अकाउंट्स के बारे में बेटा, एक चीज बिल्कुल याद रख लो, ये लो मैं लिख देता हूं आपके लिए, बड़ा शॉर्टकट है, बड़ा प्यारा शॉर्टकट है, इसे मैं प्यार से बोलता हूं क्लियर, और आपको भी क्लियर होना चाहिए। ये सारी कैपिटल, सारी लायबिलिटी और सारी इनकम, इनकम मतलब आर मतलब रिसीट, ठीक है ना, चाहे कोई कैपिटल है, चाहे कोई लायबिलिटी है, चाहे कोई रिसीट है, इन तीनों पे एक जैसे रूल रखते हैं बेटा, ये हमेशा क्रेडिट होती है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और बेटा रिसीट यानी कि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और देख लो बेटा इनकम कहां लिखी है मैंने, ठीक है ना, सारे एक्सपेंसेस और सारी एसेट्स डेबिट होती हैं। और कहां लिखा है मैंने सारे एक्सपेंसेस, दिख गया होगा आपको बेटा, ये कैश अकाउंट है। कैश मतलब एसेट, और एसेट क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। ऐसे तो फंस गया मैं जरूर। हाँ जी, हाँ बता पूर्वा, फिर रिसीट क्यों डेबिट हो रही है? मैंने क्या बोला बेटा, अकाउंट का नाम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, लेकिन ये कैश अकाउंट है। कैश एक एसेट होती है, और एसेट क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। ठीक है ना जी, बात क्लियर है अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने दिखा दिया बेटा फॉर्मेट बनाकर एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट का। लेकिन काम की बात बाबू, ये जो अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट से बहुत सारी सेंस में डिफरेंट है। ठीक है जी, पहली चीज की बात करता हूं बेटा, ये बोलता था कोई भी पैसा आए, चाहे वो किसी नेचर का हो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का है, चाहे वो कैपिटल नेचर का है, रिसीट साइड दिखा दो। कोई पैसा जाए, किसी भी नेचर का है, रिवेन्यू का है, कैपिटल का है, दिखा दो पेमेंट साइड। यही बोलता था सर, ये ऐसा कुछ नहीं बोलता। ये कहता है सिर्फ रेवेन्यू खर्चे और सिर्फ रेवेन्यू इनकम। हम वो इनकम दिखाएंगे जो बार बार होती है बिजनेस में, रेवेन्यू नेचर की इनकम, और बेटा रेवेन्यू ही नेचर के खर्चे दिखाने वाले हैं। वो खर्चे बेटा जो साल भर में बहुत बार होने वाले हैं, बहुत रैकरिंग खर्चे हैं, ठीक है ना, जिनका बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक रहेगा, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं देते, वो सारे खर्चे दिखा दो। वही इनकम जो 1 साल के लिए बेनिफिट देती है, बस वही दिखा दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाना। यानी कि बेटा यहां पर दिखाने वाला हूं रेवेन्यू रिसीट्स, और यहां पर दिखाने वाला हूं बेटा मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास रेवेन्यू रिसीट्स भी होती थी और कैपिटल रिसीट्स भी होती थी। मेरे को पेपर में देगा क्या? ये अकाउंट देगा बेटा, मेरे को पेपर में बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देगा, और मुझे कहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बना दो। मुझे क्या करना है बेटा, इन सारी इनकम में से रेवेन्यू इनकम छाटनी है। बहुत सारी होंगी बेटा, ये बहुत लंबा चौड़ा अकाउंट होगा। रेवेन्यू इनकम को छाट कर चिपका दिया इधर इनकम साइड, और इतने सारे खर्चों में से रेवेन्यू खर्चे छाटने हैं बेटा और चिपका देना एक्सपेंडिचर साइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके? बात ओके? बढ़े आगे? चलो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाऊंगा। तो बेटा अभी हम कंसेप्ट नंबर 54, कंसेप्ट नंबर 55 नोट डाउन कर चुके हैं। मैं 56 नहीं लिखूंगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत बार बना लिया। कईयों ने तो पार्टनरशिप में ही पता नहीं कितनी बार गिनती नहीं है कितनी बार बनाई है बेटा, ठीक है ना, और बाकी 11th क्लास में बनाई है,
और जिसमें दोनों नहीं करे तब भी कोई टेंशन नहीं, हम तब भी बनवा देंगे बैलेंस शीट। तो लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, आधों की कैटेगरी तो यही है। चलो सुनो प्यारे बच्चों, बात सुनो, आप सब अभी मेरी तरफ देख रहे हो बेटा, बात सुन लो। बाबू बात कर रहा हूं मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा बैलेंस शीट में आपके पास होती दो साइड हैं, लेकिन ये टी शेप अकाउंट वाली बात नहीं करनी यहां पर। बाबू यहां पर रूल बिल्कुल अलग होते हैं, तभी मैं बोल रहा हूं टी शेप अकाउंट नहीं है। यहां लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट होती है बेटा, सबसे अनोखी चीज है बेटा, तभी इसको स्टेटमेंट बोला गया। यहां बेटा लेफ्ट हैंड साइड होती है लायबिलिटी साइड। ऑल्दो बेटा वैसे ऐसी जगह पर साइड बोलना भी गलत होता है, आप कभी पेपर में भी ना लिख देना कि ये क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है, टीचर को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है ना। लेकिन पता होना चाहिए लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं बेटा, और एसेट्स हमेशा और हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। दिखने में फॉर्मेट ऐसा है बेटा इसका, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट्स। काम की बात सुनना बेटा, अभी मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखा, यहां मेरी सारी रिसीट होती है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है चाहे वो कैपिटल नेचर की है। यहां पर बेटा मेरी सारी पेमेंट होती है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है चाहे वो कैपिटल नेचर की है। अगर मैं रेवेन्यू पेमेंट्स की बात करूं तो मैंने यहां पर दिखा दी बेटा एक्सपेंडिचर साइड में। अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स की बात करूं तो बेटा मैंने यहां पर दिखा दी इनकम साइड में। व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स? बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं बेटा जो मुझे एक साल के लिए बेनिफिट नहीं देते, एक से बहुत ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देते हैं। दैट सिंपली मींस इट इज माय एसेट्स और प्रॉपर्टीज। बेटा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, कैपिटल नेचर है इसका, कैपिटल नेचर यानी कि एक साल के लिए बेनिफिट नहीं देगा, एक से बहुत लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देगा। फॉर एग्जांपल मैंने भी बोला था मशीन एंड बिल्डिंग, तो बेटा यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे के सारे एसेट साइड में लिखे जाते हैं बेटा। और बेटा कैपिटल रिसीट्स ये बेटा हमारी लायबिलिटी होती है, जस्ट लाइक बैंक लोन। क्या बेटा बैंक लोन एक साल में उतारना होता है? नहीं बेटा, बहुत सारा टाइम मिलता है आपको, उतार देंगे बेटा। अगर एक साल में उतारना हो तो बेटा बैंक लोन को भी यहीं चिपका दूंगा बेटा, ये रेवेन्यू रिसीट है, एक ही साल के लिए बेनिफिट देगा। और अगर एक साल से ज्यादा टाइम में उतारना है तो बेटा ये कैपिटल रिसीट है, ये मेरी लायबिलिटी है, दे देंगे धीरे धीरे करके पे कर देंगे। यानी कि बेटा कुल मिलाकर मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और मुझे उससे प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है ना। रेवेन्यू खर्चे, रेवेन्यू इनकम यहां चली जाएंगी, कैपिटल रिसीट कैपिटल इनकम सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप ढंग से खर्चों को एनालाइज करो तो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है या कैपिटल, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर साइड, कैपिटल एसेट साइड। बेटा रिसीट दो ही तरीके की है, रेवेन्यू रिसीट्स इनकम साइड, कैपिटल रिसीट लायबिलिटी साइड, बस इतना सिंपल। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। ऑल डन बाबू। अब एक चर्चा और कर देता हूं इस पे। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंसेस हैं, काफी डिफरेंसेस हैं। मैंने एक की बात करी अभी तक, वहां पर बेटा रेवेन्यू और कैपिटल हो, जिस मर्जी नेचर का खर्चा हो या इनकम हो आप दिखा देते हो। यहां सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिसीट और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर दिखाते हो, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बेटा ये जो अकाउंट बनाते हो आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझते हो ना बेटा? देखो मैं एक बात बोलता हूं सिंपल सी, मान लो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है, कुछ भी समझ लो, संभाल परिवार, ठीक है। अब बेटा प्रॉफिट के लिए तो एंटिटी बनी नहीं है, ठीक है ना। ये तो बाबू एक कल्चर को सपोर्ट करने वाली बात है और तो कुछ भी बात नहीं है। तो बेटा देखो कोई भी एंटिटी चलानी हो ना उसके लिए पैसा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई भी इंसान हमारा मेंबर बनना चाहता है और वो पंजाबी है तो क्या है, एंट्रेंस फीस है आपकी, आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन देना है 3500 रुपए। आप साल भर के 3500 रुपए दो, मैं तो एग्जैक्ट बता रहा हूं यही है, ठीक है। आप साल भर के 3500 रुपए दो और हमारे मेंबर बन जाओ, ठीक है। मेरे एंगल से सोचो, मान लो मैंने 2 साल का इकट्ठा पे कर दिया 7000 रुपए, मैंने 2 साल का इकट्ठा पे कर दिया 7000 रुपए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं हम संभाल परिवार का, हम ही अकाउंटेंट है समझ लो बेटा। आज 7000 रुपए रिसीव हुए,
किस साल को बिलोंग करते हैं, मेरा लेना देना है। मैं क्यों सोचूं किस साल को बिलोंग करते हैं। ये अकाउंट क्या कहता है, पैसा आया ना दिखा दो। मैं क्या करूंगा, सीधा रिसीट साइड लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन आया फ्रॉम मनीष, जिससे भी आया बेटा 7,000 रुपए, खत्म कहानी। किस साल को बिलोंग करता है, कितने साल का एडवांस है, कितना पिछले सालों का है, कोई लेना देना नहीं है आपका। लेकिन बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस बात से बहुत बड़ा लेना देना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है बेटा, लेकिन ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। मैं इसका मतलब समझाऊंगा, प्यारे बच्चों सुनना, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। मान लो बेटा मैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 के लिए ये अकाउंट बना रहा हूं। तो बेटा इस पीरियड से रिलेटेड खर्चा, इस पीरियड से रिलेटेड इनकम ही दिखाऊंगा। एक महीना ज्यादा नहीं, एक दिन ज्यादा नहीं। और बेटा दूसरी बात, चाहे वो इनकम अभी रिसीव नहीं हुई, अगर मैं अर्न कर चुका हूं तो दिखाऊंगा। चाहे वो खर्चा भी पे नहीं करा, अगर मैं बेटा एक्सपेंस कर चुका हूं, चाहे मैंने पे नहीं किया बेटा, ड्यू हो चुका है वो, तो दिखाऊंगा। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, मान लो मेरे लिए एक स्टाफ काम करता है, ठीक है, हम हॉस्पिटल हैं, हमने एक स्टाफ रखा हुआ है बेटा। बाबू हम क्या करते हैं, वो पूरा महीना काम करता है, अप्रैल का पूरा महीना काम करता है, तो हम उसको सैलरी देते हैं बेटा 1 मई को। मई मंथ काम कर लेता है तो सैलरी देते हैं 1 जून को, ठीक है ना। ऐसे चलते चलते बेटा 11 महीने बीत चुके हैं। अगर उसने पूरा फरवरी काम कर लिया तो हमने 1 मार्च को सैलरी दे दी। पूरा मार्च का महीना काम कर दिया, 31 मार्च है आज, अकाउंट क्लोज करने हैं, सैलरी देता 1 अप्रैल को, लेकिन बेटा आज 31 मार्च को मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। अब मेरे एंगल से सोचो बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने पेमेंट में दिखाया होगा कि मैंने 11 महीने की सैलरी दिया है, क्योंकि ये क्या कहता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जितना पे करा उतना दिखाओ। मान लो उसकी सैलरी 7,000 रुपए है, तो मैंने दिखाया होगा बेटा 77,000। कब कब पे करा मैंने, 1 में, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 11 ही महीने बैठे बेटा, 77,000 दिखाया होगा ना। लेकिन जैसे ही इसको उतार के लाया होगा एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सर मुझे 12 महीने का खर्चा दिखाना है, ये कैश बेसिस नहीं है, ये क्या कहता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा 12 महीने का खर्चा, 12 महीने की इनकम, अगर कोई एक्सपेंस ड्यू हो चुका, चाहे आपने पे नहीं करा बेटा, दिखाओ। तो आप क्या लिखोगे बेटा, सैलरी 84,000, 77 नहीं चाहिए। समझ में आई बात बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है अगर कोई इनकम हो चुकी है, अर्न हो चुकी है, चाहे अभी रिसीव नहीं हुई तब भी दिखा दो। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के एंगल से बात करते हैं, एग्जांपल देना आसान होगा। मान लो बेटा आप कोई दुकान हो जो फुटवियर का सामान बेचती है, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर कंपनी ने आपको बोला, लेट्स सपोज नाइकी ने आपको बोला कि अगर आप हमारा 1 लाख रुपए का सामान बेच दोगे तो हम आपको 3% कमीशन देंगे, ठीक है जी। बेटा 15 मार्च तक आपने 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया, और बेटा उनका कोई ऑफिशियल आपकी दुकान पे सर्वे करने आ गया कि 1 लाख का सामान बिका है कि नहीं बिका। उसने देखा जी 1 लाख का सामान बिक गया, उसने कहा ठीक है मैं अपनी रिपोर्ट लगा दूंगा, आपके पास कमीशन जल्दी आ जाएगी, ठीक है जी। चला गया वो 15 मार्च को, 31 मार्च तक आई नहीं, मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। मेरे एंगल से सोचो, क्या ये कमीशन मैं अर्न नहीं कर चुका? भाई मैं तो परफॉर्म कर चुका, परफॉर्म तो अब उन्होंने करना है ना मेरे लिए, उन्होंने देना है पैसा। क्या ये इनकम अर्न हो चुकी है? हो चुकी है। क्या ये रिसीव हुई? रिसीव नहीं हुई अभी तक। तो क्या ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गई होगी जब रिसीव नहीं हुई? नहीं। ये तो क्या कहता है, कैश आया तो दिखा दूंगा, कैश गया तो दिखा दूंगा। तो यहां तो नहीं लिखी होगी बेटा, क्या तब भी मुझे यहां दिखानी पड़ेगी? 100%। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश की बात ही नहीं कर रहा मैं। अगर कोई खर्चा और इनकम इस 12 महीने का है तो बेटा रिकॉर्ड होगा, और हर हाल में रिकॉर्ड होगा, चाहे पे हुआ है कि नहीं, चाहे रिसीव हुआ है कि नहीं। बात क्लियर? 2 डिफरेंस बताए मैंने अभी तक, ज्यादा तो बात ही नहीं करी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 डिफरेंस है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करता है, ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर, और बैलेंस शीट सिर्फ कैपिटल नेचर।
वो खर्चे जो एक साल के लिए बेनिफिट देंगे वो आते हैं बेटा इस अकाउंट में, रिसीट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देंगे वो बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। वो रिसीट जो एक साल के लिए ही हैं, बस इसी साल चलेंगी बेटा, तो बेटा वो है रेवेन्यू रिसीट। अगर बेटा कोई रिसीट ऐसी है जो एक साल से ज्यादा बेनिफिट दे रही है या एक साल के बाद पे करनी है बेटा, तो बाबू वो बैलेंस शीट का ही पार्ट होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी इतनी बात समझ में आई? अभी अब तो कुछ नहीं लिखना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो नहीं लिखना, बढ़े आगे। चलो जी बाबू, हम कितने कंसेप्ट कर चुके आज? मैंने बैलेंस शीट को कोई कंसेप्ट नहीं बनाया, कंसेप्ट नंबर 55 तक कर चुके। लिखो कंसेप्ट नंबर 55 सॉरी 56, कंसेप्ट नंबर 56 हेडिंग लिखो। हर कंसेप्ट की एक हेडिंग होती है बेटा। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने 11 ढंग से क्लियर नहीं की बेटा, ये बात ध्यान रखना, क्लियर मस्ट बी क्लियर टू यू, ठीक है ना बेटा। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम हमेशा क्रेडिट होती हैं और एक्सपेंसेस और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। लो जी बेटा, कंसेप्ट नंबर 56, यार बोलो नहीं, कंसेप्ट नंबर 56 हेडिंग लिखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स, ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स। लिख लिया जी? बढ़े आगे। लो सामने देखना प्यारे बच्चों, अभी हम कुछ स्पेशल आइटम का ट्रीटमेंट देख रहे हैं। एकदम से मैं बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकता भाई, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना यहीं रहता फैल जाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। अभी कम से कम 10 दिन तो नहीं होगा बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट। छोटे छोटे चीजों को हम क्लब करते जाएंगे, सबका ट्रीटमेंट सीखते जाएंगे। जब हम काफी चीजों का ट्रीटमेंट सीख जाएंगे, एकदम से बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे, फिर होने लगेगा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, चलो सबसे पहले बात करता हूं एंट्रेंस फी की। एंट्रेंस फी की बात करते हैं बेटा। बाबू बहुत सारी एंटिटी ऐसी होती हैं जो एनपीओज है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहती हैं ठीक है अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हो तो हमारी इतनी एंट्रेंस फीस है। सुना है कभी आपने? ठीक है ना, सहारनपुर क्लब सुना है क्या? सहारनपुर क्लब, यार ऐसे तो नहीं हो सकता। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सहारनपुर व्यापार मंडल, किसी का भी बेटा एनपीओ का आप मेंबर बनना चाहो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी एंटिटी चलाने के लिए बेटा सबसे पहले जरूरी है पैसा। और आप पढ़ लेना कभी भी किसी भी एनपीओ की टर्म्स एंड कंडीशन, पहली टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि आप अगर हमारे मेंबर बनोगे तो कितना पेमेंट करके बनोगे और कितने टाइम के लिए बनोगे। ठीक है जी, लेट्स सपोज बात करते हैं किसी और एंटिटी की, सहारनपुर क्लब की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको लाइफ मेंबरशिप फी की बात बता सकता हूं। सहारनपुर क्लब ने बताया कि अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हो तो आपको 20,000 रुपए साल देना पड़ेगा। हर मेंबर हर साल 20,000 रुपए देकर मेंबर बन सकता है। ठीक है, वैसे मैं कम बोल रहा हूं अमाउंट, ठीक है, अभी सही बात भी बता दूंगा आपको। 20,000 रुपए दे दो, हर मेंबर देगा, हर साल देगा, तो वो हमारा मेंबर बना रहेगा। ये एंट्रेंस फीस है और आपको बता देता हूं ये मेन कमाई होती है किसी भी एनपीओ की। अब बेटा इसको रिकॉर्ड कहां किया जाए? अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो आप सोचो, मैं एनपीओ की अकाउंटिंग कर रहा हूं, यानी कि आप सब मेरे साथ मिलकर एनपीओ की अकाउंटिंग कर रहे हो। एंट्रेंस फीस हमें मिलेगी या हमारी जेब से जाएगी? पहले ये सोचो। सर हमें मिलेगी या जाएगी? हमारी इनकम ही तो है एनपीओ की। नो यार, मैं कोई क्लब हूं, मैं सहारनपुर क्लब की अकाउंटिंग कर रहा हूं, सर हमें पैसा मिलेगा या जाएगा? हमें तो मिलेगा। कोई इंसान मेंबर बनने आया तो मेरे को तो 20,000 दे के जाएगा ना, मुझे तो पैसा मिला। अब मुझे ये सोचना है बेटा ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। रिसीट तो है, ये तो समझ में आ गया, रेवेन्यू या कैपिटल है। भाई कैपिटल तो तब होती जब दोबारा कभी आने ना होती। मैंने क्या बोला? हर साल देगा, हर मेंबर देगा। क्या ये आपको इसका नेचर रेकरिंग नहीं दिखाई दे रहा, रिकरिंग नहीं दिखाई दे रहा? देगा ना हर साल देगा। तो बेटा लिख दो ये रेवेन्यू रिसीट है, यानी कि इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड रिकॉर्ड कर दूं। सर कैसी बातें कर रहे हो, इतना बेस बनाया, शक्लें तुम्हारी अभी भी बस वही, क्या बोलूं बस। लो जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
क्या होता है बेटा? एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट, फॉर्मेट यही होता है बेटा। इनकम साइड रिकॉर्ड करता हूं रेवेन्यू रिसीट्स, यहां रिकॉर्ड करता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कभी कुछ ना कहे तो हमेशा एंट्रेंस फीस बेटा रिकॉर्ड होती है ऑन द इनकम साइड, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट है। क्लब को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को हर साल मिलती रहती हैं बेटा, हर साल मिलती हैं, ठीक है ना। सहारनपुर व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मेंबर बनने के लिए हर साल 2000 रुपए फीस है, शायद हर साल देना पड़ेगा। उसके एंगल से सोचो, उसको हर मेंबर से हर साल 2000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे बेटा। ये रैकरिंग रिसीट है, रीअकरिंग रिसीट है, आएंगी आएंगी बेटा, ठीक है ना जी। अगर कभी क्वेश्चन कुछ ना कहे तो बेटा ये रेवेन्यू रिसीट है, और बेटा क्योंकि रेवेन्यू रिसीट है, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। सेकंड बाबू, बहुत सारी आइटम का ट्रीटमेंट देखना है, मैंने बोला है ना आपको, बहुत सारी आइटम की बात करेंगे। लो जी, सेकंड वन, लाइफ मेंबरशिप फी। सर कोई ऑर्गेनाइजेशन कह दे ना ना, हम तो पूरी जिंदगी भर के लिए मेंबर बनाते हैं, हमारी एक फीस है। सहारनपुर क्लब ऐसे ही बनाता है मेंबर। कितनी फीस है वंश? 10-10 लाख रुपए मांगते हैं, बाद में सौदा पता नहीं कितने में होता है। 10-10 लाख रुपए मांगते हैं। आपको पता नहीं होगा, शायद डीएम साहब भी खेलने जाते हैं वहां पर, ठीक है ना। उनको बड़ा शौक है बैडमिंटन खेलने का और वो स्विमिंग वगैरह का। तो बेटा बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं वहां पर, ठीक है ना। पैसे से ही पता लग रहा होगा कौन कौन आता होगा। सहारनपुर क्लब क्या मांगता है? कहता है 10 लाख रुपए दो, लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाओ। खैर मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन आप सोचो, हम तो अकाउंटिंग करने चले हैं बेटा, ठीक है ना। हमें तो वैसे ही अकाउंट्स के स्टूडेंट को 1-1 करोड़ वैसे ही रिसीव होते रहते हैं। तो बेटा एक मेंबर आया, लाइफ मेंबरशिप फीस दे गया 10 लाख रुपए। हाँ जी, पहले ये सोचो रिसीट हुई या पेमेंट। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं एनपीओ की बेटा। मेंबर 10 लाख रुपए दे गया है, रिसीट हुई या एक्सपेंडिचर? फटाफट बोलो, रिसीट हुई, ठीक है ना। अब बेटा रिसीट में दो ही बातें सोचनी है, या रेवेन्यू हुई होगी या कैपिटल हुई होगी। पहले एक बात सुनो, नाम देखो, नाम लाइफ मेंबरशिप फीस। समझदार बच्चों को इशारा काफी, दोबारा तो नहीं मिलने वाली ना, ये रैकरिंग नेचर तो नहीं है ना, ये तो बस एक बार मिल गई। और दूसरी बात, अगर आप टेक्निकली सोच सकते हो, अकाउंट्स के स्टूडेंट की तरह सोच सकते हो, सर देखो एक बात सुनो, आपको ये पैसे तो मिल गए, अब वो परफॉर्म नहीं करेगा, पूरी जिंदगी एनपीओ को उसके लिए परफॉर्म करना है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक बेटा। इट इज अ ऑब्लिगेशन ऑन यू, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यू। हमारी सारी ऑब्लिगेशन, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग खोल के देख लेना, यही निकल के आएगा बेटा, ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मेरी तो जिम्मेदारी है ना, उसकी जिम्मेदारी तो खत्म, 10 लाख देते ही, हम मेरी जिम्मेदारी शुरू। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक सर्विसेज देनी है उसको। ये आपके ऊपर परमानेंट बर्डन है, बर्डन, बर्डन, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा लाइबिलिटीज होती है, ठीक है ना। और अभी बोल देता हूं, जैसे ही मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस लिखा, इधर से कहीं आवाज आई एसेट। भाई एसेट खर्चे होते हैं, एसेट बनाने के लिए खर्चना पड़ता है, समझ आई बात? यानी कि बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है ना जी। लिख दो लाइबिलिटी साइड। समझ आया लॉजिक? लो प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं बैंड बजाऊंगा, एक आखिरी बात करता हूं आज के लिए, ठीक है ना। पहले दिन ज्यादा बैंड बजा दूंगा तो बस फिर तो हो गया काम बेटा। थर्ड वन, अरे नोट करने का पूरा टाइम दूंगा, ऐसा क्या है नोट करने में? अगर दिमाग में बस जाएगा तो नोट करने की भी क्या जरूरत है? कर लो पहले, आप नोट कर लो, मैं बंद कर देता हूं, पता नहीं क्या लगे रहेंगे। हाँ जी बेटा, बात करते हैं डोनेशन की। बहुत सारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या एनपीओ डोनेशन से चलती है ना बेटा। बड़े बड़े मंत्री आ गए, दान दे गए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया बेटा, दान दे गया, उसने देखा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, तो अनाथ आश्रम चला रहे हो, चलो जी डोनेशन ले लो। करते हैं सर, ऐसा करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं जी। बाबू अब देखो एक बात सुनो, डोनेशन ना 2 कैटेगरी की हो सकती है, ठीक है। एक डोनेशन हो सकती है बेटा जनरल डोनेशन,
ये एक ऐसी डोनेशन होती है जनरल डोनेशन जिसमें बेटा डोनर स्पेसिफाई नहीं करता मेरे पैसे का क्या करना है। डोनर आया 1 लाख रुपए का दान देकर चला गया, दूसरा डोनर आया 50,000 का दान देकर चला गया, कोई 500 रुपए दान देकर चला गया। मंदिर में हम भी दान ही देकर आते हैं काइंड ऑफ 100, 200, 500, 50, ठीक है ना, जिस हिसाब से पेपर की लेंथ हो उस हिसाब से। अकाउंट्स का है तो 500, बिजनेस का है तो 100, इंग्लिश का है तो 20, ऐसे। अरे यार भगवान को भी तो ऐसे ही मक्खन लगाते हो आप, और कैसे पेपर के हिसाब से तो लगाते हैं हम मक्खन। तो बेटा ऐसी डोनेशन में हम स्पेसिफाई नहीं करते कि हमारे पैसे का क्या करना है। एक उस एनपीओ के एंगल से सोचो बेटा, क्या उसकी रिसीट है डोनेशन? सर देखो बोलना पड़ेगा, अगर बोलोगे नहीं समझ नहीं आ सकता ये चैप्टर। रिसीट है, एनपीओ के एंगल से सोचो, उसको तो डोनेशन मिल रही है और ऐसी डोनेशन उसको रेगुलरली मिलती है, कोई टेंशन नहीं है। और रेगुलरली मिलती है तो यानी कि रेकरिंग नेचर है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है बेटा। और रेवेन्यू रिसीट हमेशा रिकॉर्ड होती है ऑन द इनकम साइड, ठीक है ना बेटा, इसको रिकॉर्ड कर दो इनकम साइड। जनरल डोनेशन होती क्या बेटा, जिसमें डोनर स्पेसिफाई नहीं करता कि मेरे पैसे का क्या करना है, यही होती है ना जनरल डोनेशन। चलो जी बेटा इसको रिकॉर्ड करते हैं हमेशा इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरी डोनेशन होती है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जिसमें डोनर बताकर जाता है मेरे पैसे का क्या करना है। बता के जाता है ना डोनर, कई बार बता के जाता है ना, ये दे रहा हूं मैं 10 लाख रुपए, इससे मंदिर के पंखे लगवाना। सर लिखा नहीं होता, लोगों का क्या यार, पंखों पे भी नाम लिखवा देते हैं अपना, भाई पता नहीं क्या स्टड है वो और क्या करेंगे भाई ठीक है ना, करते हैं ना, कंपनी गार्डन बेंच लगवाएंगे उस पर भी नाम लिखवा देंगे, हमने लगवाई थी भाई, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना दुनिया। तो बेटा ऐसी चीजों को बोलते हैं हम स्पेसिफिक डोनेशन, जिसमें डोनर स्पेसिफाई करके जाता है कि मेरे पैसे का क्या करना है। मान लो एक स्कूल चल रहा था बेटा, जो बच्चों से फीस लेता है 100-200 रुपए, और टीचर पढ़ा रहे हैं बेटा पीएचडी क्वालिफाइड। एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया, उसको बहुत अच्छा लगा स्कूल देखकर, बहुत ही अच्छा। उसने देखा कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के टीचर पढ़ा रहे हैं और कितने रुपए में 100-200 रुपए महीना बच्चों से फीस ले रहे हैं। उसने बोला पीछे की जगह खरीद लो और एक और बिल्डिंग खड़ी कर दो, मैं दान देता हूं 50 लाख रुपए का। हाँ खुशी अलग ही हुई, तुम्हें मिल रहा है क्या? हाँ खुशी तो ऐसे हो रही तुम्हें मिल रहा हो। हाँ जी, तो बेटा 50 लाख रुपए का दान मिल गया बेटा। और ये जो डोनेशन है ये स्पेसिफिक डोनेशन है, जिसमें डोनर स्पेसिफाई करके गया इस पैसे का क्या होना है। समझ आई बात बेटा? पहले ये सोचो ये रिसीट है कि नहीं है। ये रिसीट है, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, ये रिसीट ना अपने साथ एक बर्डन लेकर आई है। पैसे तो आ गए, साथ ही साथ ऑब्लिगेशन भी आ गई बेटा, कि जगह खरीदनी है, जगह बनानी है। सर आपके ऊपर बर्डन है कि नहीं है कि वो जगह खरीदनी है और बनानी है? उस पैसे से अपनी मर्जी से तो यूज नहीं कर सकते, समझदार बच्चों को इशारा काफी है। अगर ये बर्डन है, ऑब्लिगेशन है, तो बेटा ये कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए? ऑन द लायबिलिटी साइड। सर जिसने आज छुट्टी करी होगी आपको पता लग गया होगा उनका क्या होने वाला है। इट इज रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड, कोई दिक्कत तो नहीं। एक लास्ट बात सिर्फ लिखनी है मुझे, अरे मुझे कुछ बोलना ही नहीं। लो जी, लेगेसी ये क्या होता है बाबू? देखो एक बस लास्ट बात, इट इज इक्विवेलेंट टू डोनेशन। बस एक बात अलग है, डोनेशन लोग अपने जीते जी करते हैं और लेगेसी मरने के बाद विल में लिखा होता है, मेरे पैसे से इस संस्था को इतना दान दे देना। अगर पर्पस नहीं बताया तो इट इज अ जनरल डोनेशन। लेगेसी भी जनरल हो सकती है और लेगेसी भी स्पेसिफिक हो सकती है। विल में बताया कि संस्था को इतना दान दे देना और वो संस्था इस पैसे से ये करेगी, तो वो जाएगी स्पेसिफिक। अगेन ट्रीटमेंट इज सेम, अगर जनरल है तो बेटा ऑन द इनकम साइड, और अगर स्पेसिफिक है तो ऑन द लायबिलिटी साइड। बात ओके? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।